हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के पेपर में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 50 अंक के प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। मतलब चाहे आपने किसी विषय में आवेदन किया हो, आपको जीएस के प्रश्न जो 50 अंक के प्रश्न है उस सबको करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और इसी की सीरीज हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज सामान्य अध्ययन में हम संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और उसमें भी हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज संविधान में हम उसकी उद्देशिका यानी उसकी प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। इधर 4 से 5 दिन का गैप हुआ है मेरी क्लासेस में, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। एप्लीकेशन पर तो उससे पहले से भी क्लासेस रिज्यूम नहीं हुई थी मेरी वाली। सिलेबस की आप चिंता मत करिए, जितना वक्त है अभी मेरे पास में उतना ही आपके पास में भी है। इस समय में ये सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको दिल पर दिमाग पर जरा भी जोर डालने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का प्रैक्टिस का भी समय आपको मिलेगा आराम से। इतनी जल्दी होपलेस नहीं हुआ कीजिए। चलिए अब इन वीडियोस के साथ जितने भी वीडियोस हमारे लेक्चर्स थ्योरी के हैं चाहे आपके प्रैक्टिस सेट के हैं, सबको अब ध्यान से देखते चलिए। एक बार में ही सब याद हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या सीक्वेंस है, कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर करना रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। अगर उद्देशिका की बात कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो पहले हम उसकी प्रस्तावना को ही देखेंगे। उसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बातें कही गई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके फ्रेम हुए हैं जो आपकी परीक्षा में पहले पूछे हुए हैं, और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे भारत के संविधान में जिन आदर्शों को, जिन प्रावधानों को, जिन कानूनों को या जिन बातों को लिखा गया है, पूरे संविधान को उसे समराइज भी करा गया है। एक तरीके से उसको एक छोटे फॉर्म में भी लिखा गया है। यानी कहते हैं ना किसी चीज का इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन को ही हम बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। माने हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पूरे संविधान को समझना हो तो उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, पूरा संविधान आपकी समझ में आ जाएगा संक्षिप्त रूप में। या इसका रिवर्स हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में जिन बातों को लिखा गया उन्हीं को अंदर संविधान में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखिए हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। पहले ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे देश का संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना से प्रश्न अब कैसे कैसे फ्रेम होंगे हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, एक एक प्रश्न के साथ 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपकी जो इस सेक्शन से हैं वो क्लियर होने वाली हैं। इस प्रीएम्बल को एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, पूरा हिंदी वर्जन जो देखा था उसका इंग्लिश वर्जन है ये। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its all citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे इस प्रस्तावना से उनको हमने हाईलाइट कर लिया है। देखिए ये शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, ये है यूनिवर्सल सोवरेन, और यहां पर होगा सोशलिस्ट, ये है सेकुलर, ये है डेमोक्रेटिक और ये है रिपब्लिक। इन शब्दों पर ही प्रश्न बनते हैं आपसे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता की बात की गई है। और ये शब्दों पर प्रश्न अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए किसी भी चीज को, किसी विषय को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है।
अब जितने भी प्रश्न इस प्रस्तावना पर बनेंगे वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से, मतलब उनके जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरू करें। पहला ही प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट वर्णित करता है? यानी ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? जो भारत का संविधान है हमारे देश का, हमारे देश के संविधान का कौन सा हिस्सा है जो भारत को एक सेक्युलर स्टेट बताता है? तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। हमारे देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए वो इसमें बता दिया गया है। इन फंडामेंटल राइट्स के यानी मौलिक अधिकारों में बताया गया है, संविधान के भाग 3 में आते हैं। हम बात करें 9वीं अनुसूची की, 9th शेड्यूल में भारत के संविधान के लिखे हुए हैं लैंड रिफॉर्म्स के लॉ यानी भूमि सुधार के कानून 9वीं अनुसूची में बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारत के संविधान के भाग 4 में इनको वर्णित किया गया है। भाग 4 में है डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन जो हमारे देश का संविधान है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसकी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें जो है इस शब्द को यूज किया गया है या सेक्युलर स्टेट शब्द को शामिल किया गया है। अभी अभी हमने देखा था, इसमें एक शब्द दिख रहा है आपको पंथ निरपेक्ष या दूसरा पंथ निरपेक्ष। इस पंथ निरपेक्ष शब्द को ही धर्म निरपेक्ष भी लिखते हैं। तो इसी का मतलब होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि देश का कोई अपना रिलीजन नहीं है, यानी हमारा देश किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्म को मानने की स्वतंत्रताएं हैं, यानी किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर आंकता है। तो इसीलिए पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष सेकुलर शब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। ये पहले सवाल का आंसर अब आप कर पाएंगे। पहले का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये एक सेक्युलर स्टेट। अब जो संविधान की प्रस्तावना हमने देखी है उसके डायरेक्टली फैक्ट पहले देख लीजिए और अब इनको फिर प्रश्नों में देख लीजिए एक बार। दोनों को करने के बाद में रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर से। तो देखिए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसका प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था? तो आपने देखा था जब संविधान सभा पर हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर को होती है। इस 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसमें ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है, इसका टेम्पररी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। और अगली मीटिंग होती है, दूसरी बैठक जो होती है इसकी, वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने एक डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव को ही बाद में अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, और यही बाद में ऐड की गई भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में। सिंपल एकदम। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्रीएम्बल है देश के संविधान की, किसने कहा था? ये थे N.A. पालकीवाला। अगला देखेंगे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुंजी भी हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? की कहते हैं इसकी। अब देखिए, पहले फैक्ट आप देख लीजिए एक बार, इन्हीं को अभी हम क्वेश्चंस की शक्ल में जो है अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। जो अभी प्रीएम्बल हमने पढ़ा है उसके फीचर्स पे ये क्वेश्चंस हैं आपके। अगला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द हमने पढ़े थे संविधान की प्रस्तावना में। ये पहले जब देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब देश में ये लागू हुआ था या जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब ये 3 शब्द इस संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। बाद में ऐड किया गया था। तो ये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर संविधान में कुछ भी ऐड करना है, उसमें डिलीट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं। तो संविधान का संशोधन नंबर था ये 42वां, और संशोधन बोलते हैं बदलाव को, चेंजेस को। तो ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, बहुत पूछा जाता है। और इसी को बोला जाता है, इस संशोधन को बोला जाता है भारत के संविधान में लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है? ये है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज अभी आपने पढ़ी है,
इसको किस देश के संविधान से लिया गया, इस कॉन्सेप्ट को हमने किससे रेफरेंस लिया है, किस देश के संविधान से? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगला जो प्रश्न या फैक्ट है वो भी बिल्कुल इसके जैसा है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विचार किससे लिया गया है? अब देखिए इस सवाल में क्या फर्क है। देखिए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसमें भाषा में किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए, उस भाषा को कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए, जो हमने भी पढ़ी है, उसका रेफरेंस हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च शक्ति किस में है? ये शुरू होती है भारत की जनता से, यानी हम भारत के लोग से, तो इसी में है ये। भारतीय संविधान का उद्देश्य बताने वाले वे शब्द कौन से हैं जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द कौन कौन से हैं जो इस पूरे संविधान का उद्देश्य बताते हैं? ये शब्द जो हमने अभी हाईलाइट किए थे, ये शब्द वही हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता। अगला देखिए, नेक्स्ट वन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय यानी जस्टिस, कितने प्रकार के जस्टिस का डिस्क्रिप्शन मिला है? आपने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमने उनको हाईलाइट किया था इन तीनों शब्दों को। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात की गई। तो कुल मिलाकर के 3 न्याय हैं, ये 3 जस्टिस के बारे में बात की गई है। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की बात कर रहा है, प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता की बात की गई है। इस लाइन की जस्ट नीचे लिखा था वो लाइन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये शब्द ऐसे ही आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है प्रस्तावना के अंदर। भारत की प्रस्तावना भारत की प्रस्तावना नहीं है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ये 2 है नंबर में, ये 5 है नंबर में, एज इट इज याद रखना है। अब बात करेंगे हम अगले शब्दों की। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न है यहाँ से, कि ऐसे पूछता है प्रश्न में कि भारतीय संविधान के किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा केस आया था? बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो ये था, इस केस का नाम याद रखना है इस वर्ष का, बेरुवारी यूनियन केस 1960 के मामले में। ऐसे सवाल फ्रेम करता है, ये पूछे हुए सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस केस में ये फैसला सुनाया था कि भारत की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का एक अंग है? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला। ये नाम बहुत पूछा जाता है। जो केशवानंद भारती थे, इनको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है और इनका साल 2020 में निधन हुआ है। 7 आप कह लीजिए सितंबर महीने में हुआ है, 2020 में सितंबर। अब ये करंट अफेयर्स हो गया आपके लिए कि जो संविधान में संशोधन हुआ था, जो केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो जो केशवानंद भारती थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? ये केरल में एक मठ है जिसका नाम है इडनीर मठ। इस वर्ष को याद रखना है, ये वर्ष, ये केस का फैसला कब आया था? 1973 में आया था, 24 अप्रैल 1973 में। इनका निधन हुआ है अभी 2020 में। इडनीर मठ के ये प्रमुख थे। इडनीर मठ कहाँ पर है? केरल में। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है उसको अमेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। चेंजेस करने के लिए भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल का रेफरेंस लिया जाता है? आर्टिकल 368, 368। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया था इस केस में कि जो भारत का संविधान है उसका जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, उसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बाकी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आप। अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। अब इतना तो पढ़ लिया हमने, अब प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? ये अभी अभी हमने देखा है। अब हम बाकी पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बाकी ऑप्शंस पे। इसका आंसर आप सीधे करेंगे, संविधान की प्रस्तावना में ही तो बताया गया है। और इसी सवाल को ऐसे पूछेगा कि हम भारत के लोग, या ऐसे पूछेगा भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है किन शब्दों के साथ शुरू होती है? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों के साथ शुरू होती है। पार्ट 2 में भाग 2, संविधान के भाग 2 में बताए गए हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है। ये गणतंत्र शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हमने दिखाया है आपको शुरुआत में ही। तो इस गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए,
दो तरह के राज चलते हैं, जैसे एक तो होता है चुनाव के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, एक होता है चुनाव और एक होता है वंशानुगत। वंशानुगत, इन दोनों शब्दों को समझिए। वंशानुगत क्या होता है? मान लीजिए कोई राजा है, या आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा, राजा का जो बेटा या बेटी है, उस राजा के मरने के बाद ये राजा खुद अपनी इच्छा से अपने बेटा, अपने पुत्र या पुत्री को ही क्या है, अगला जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। ठीक है, तो ये होता है वंशानुगत। और अगर हम बात करें चुनाव की, चुनाव में क्या होता है, जो जनता होती है, जनता अपने मनपसंद व्यक्ति को राजा चुनती है ना। तो ये इलेक्शन के थ्रू होता है। हमारा देश, अगर आप देखोगे आज का पैटर्न हमारे देश का, तो उसमें मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, आपने देखा है कि राष्ट्रपति का बेटा या बेटी, उसका पुत्र या पुत्री ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके पद के लिए। खुद राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति उसमें फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो आएगा चुनाव के थ्रू। यानी ऐसा नहीं होगा एक बार बन गया तो खुद बार बार बनता रहेगा वो, है ना। उसके लिए फिर से इलेक्शन होंगे, या आप ऐसे कह लीजिए कोई भी उम्मीदवार होगा उस पद के लिए, बार बार जो भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन के थ्रू ही आएगा। यानी उसका ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा या बेटी ही राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यानी भारत में अगर देखें किसी पद के लिए, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए कोई भी हो, वो जो पद है वो चुनाव के थ्रू आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। यानी उनमें वंशानुगत कोई नहीं आएगा। इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द क्या क्या हैं? सामाजिक, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सार्वभौमिक शब्द को आप संपूर्ण शब्द से भी मेंशन कर सकते हैं। और आपसे पूछा है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जो शब्द अभी हमने पढ़े हैं, अभी संविधान की प्रस्तावना को हमने डिस्कस किया है, उस प्रस्तावना में हमने शब्दों को हाईलाइट किया था, ये वही शब्द हैं, लेकिन वो एक क्रम में आ रहे थे। उस क्रम को एक बार देख लीजिए। इन शब्दों का क्रम आपको नजर आ रहा है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एज इट इज लिख लीजिए इनको। ये शब्दों का क्रम है जो संविधान में मेंशन है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन में देख लीजिए अब जल्दी से कौन कौन से हैं। संपूर्ण पहला ये रहा, ये हो जाएगा आपका पहला जो इसके अकॉर्डिंग है। दूसरा हो जाएगा आपका समाजवादी। प्रभुत्व संपन्न तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो अगला समाजवादी। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, इसी को पंथनिरपेक्ष के नाम से निरूपित किया जाता है। और उसके बाद में है लोकतंत्रात्मक, इसी को हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक। तो ये है फोर्थ। तो आप चुन सकते हैं ऐसे CADB इसका आंसर हो जाएगा। ये क्रम जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये क्या है? प्रियम्बल दी हुई है। नीचे देखो प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है। प्रियम्बल में यहाँ एक स्पेस दिया हुआ है, पूरी प्रियम्बल लिखी हुई है। इसमें एक दिनांक है, एक डेट है, जिस डेट को ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था, इसको वो डेट बतानी है। तो इसको हमने कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। अभी संविधान की प्रस्तावना आपने देखी होगी, उसमें ये डेट लिखी हुई है। इस डेट को हमारा देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था, अधिनियमित, अंगीकृत हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर अगला देखिए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? अभी जो संविधान की प्रस्तावना देख रहे हैं, ये वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। उसमें 5 से 6 शब्द देखे आपने शुरुआत में ही। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये शब्द, इनमें से कुछ शब्द बाद में ऐड किए गए थे, वही बताने हैं आपको कौन से हैं। तो ये देखिए, साल 1976 में, देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। और लागू होने के बाद वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। यानी संविधान में, हमारे देश के संविधान में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। और इस वाले संशोधन में हमारे देश का जो संविधान है उसको लगभग आधे से ज़्यादा, यानी लगभग पूरा संविधान को चेंज करने की कोशिश की गई थी। यानी ये कोशिश क्या, ये चेंजेस किए गए थे। तो इसीलिए इस संविधान संशोधन को हम बोलते हैं लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सवाल पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के किस हिस्से को, या आप कह सकते हैं किस अधिनियम को कहा जाता है, संशोधन अधिनियम को? तो ये होता है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला। और इसी में जो हमारे देश का संविधान है, उसकी जो प्रियम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे वो शब्द?
तीन नए शब्द कौन कौन से ऐड किए गए थे इस संविधान संशोधन के तहत? ये थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। रिपब्लिक पहले से शामिल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम आते हैं अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उस पर देख लीजिए कैसे था पहले। चलिए, ये शब्द कहाँ कहाँ हैं जो 3 बाद में जोड़े गए थे? जब देश का संविधान लागू हुआ था तो इसमें 2 शब्द तो ये वाले हैं, ये वाले 2 शब्द इसमें नहीं थे। पहले ऐसे हुआ करता था, हम भारत के लोग, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, तो उस वक्त प्रस्तावना ऐसी थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ये थे और ये शब्द थे, ये थे, लेकिन इसमें समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और ये अखंडता शब्द, ये शब्द भी नहीं था। इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 उसके तहत। सिंपल, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको और ना ही रिसर्च करने की ज़रूरत है, इतना बता दिया है आपको, ये बहुत है, समझे? तो आप ये सोच रहे होंगे कि थ्योरी क्लासेस यहाँ पर हम जो है एक तरीके से जो भी प्रश्न बनते हैं आपके थ्योरी से उसको यहाँ पर समराइज करके डिस्कस कर रहे हैं, पूरी थ्योरी भी यहाँ भी कवर हो जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अभी अभी हमने देखा है, इसमें भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में है, प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी हैं वो? और इसमें अभी देख लेते हैं या फिर से अभी देखा था हमने। देखिए, ये हमने आपको फैक्ट के थ्रू भी अभी दिखाया था, पढ़ाया था, इसलिए बताया था ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर रहें चीज़ें। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 1 2 3 4 5, इन 5 शब्दों की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। तो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। लेकिन इसमें अगर देखें, आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं, जो हमारे ऑप्शन में भी पड़ा हुआ है। और यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये अलग प्रश्न में फ्रेम कर सकता है इसको। नेक्स्ट देखें, तो इसमें देखिए, विचार प्रकट करने की, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं हुई। सवाल अगला देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? अच्छा प्रश्न है। जो हमारे देश का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भर है ये हमारे संविधान का। देश का या पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान या लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है। तो उसमें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में पूरे संविधान में जिन आर्टिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को या कानूनों को या नियमों को, वो सब प्रस्तावना में दिए हुए हैं। तो उनके एक्सप्लेनेशन कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी प्रियम्बल में देखा, स्वतंत्रता की बात की गई, न्याय की बात की गई, है ना, समानता की बात की गई। तो इनको एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग भागों में संविधान के, जैसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है, स्वतंत्रताओं को डिस्कस किया गया है, इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बता दिया गया है राज्यों को कि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे अपने नागरिकों को लेकर के। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया गया है, तो इनमें डिस्कस किया गया है, इन तीनों में। ठीक है, आता है ये मूल अधिकार, आप जानते हैं भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, ये भाग 4A में है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल। इन सवालों के जवाब तो अब आप आराम से दे सकते हो क्योंकि ये बताया जा चुका है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ठीक है, यहां पर इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान जब लागू किया गया था उस वक्त संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द थे? अभी हमने देखा 3 नए शब्द ऐड किए गए थे संविधान संशोधन करके साल 1976 में। उससे पहले संविधान में वो शब्द नहीं हुआ करते थे। आप जब नहीं शब्द होंगे तो कौन कौन से शब्द बाकी थे इसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया था और नीचे आते हुए उसमें अखंडता 3 शब्द को ऐड किया गया था टोटल। तो बिना इन 3 शब्द को ऐड किए हुए इस वक्त ये ऐसी थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट वन। और 1976 के बाद कैसी हो गई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कब हो गई थी? ये उन 3 शब्दों को ऐड करने के बाद हो गई थी। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया था? अभी हम जानते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये वाला शब्द भी दोनों शब्द ऐड किए गए थे और अखंडता शब्द 3 शब्द ऐड किए गए थे। ऑप्शन में 2 ही अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर आप कर लेंगे क्या? इसका आंसर हो जाएगा A और B इसमें शामिल है। सॉरी, यहाँ B नहीं है, इसको ऐसे करेंगे हम लोग, इसमें A शब्द को जोड़ा गया था और इसमें
सी शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये भी आप कर देंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है वही करती है संविधान के उद्देश्यों को, उसके एम्स एस्पिरेशन को प्रतिबिंबित या नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? सिंपल इतना भी पूछ सकता है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? अब जानते हैं ये किस नाम से किया गया है। भारत का जो है हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से ही किया गया है, एक तो भारत और एक इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे, ना हिंदुस्तान ना भारतवर्ष, ये ऐसे नाम नहीं शामिल है हमारे देश के संविधान में। वो प्राचीन इतिहास का हिस्सा है हमारे देश के। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाएगा वो आपको यही पूछा जाएगा, इसमें भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। और ये कहां पर है? ये भी अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है इसको, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कर लेंगे इसको। आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की एक मौलिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर भाग स्वीकार किया? अभी बताया था आपको, बेसिक स्ट्रक्चर, भारत के संविधान की प्रियम्बल है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है केशवानंद भारती विवाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इस वर्ष का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा हो, जैसे अभी हम देख रहे थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये अगर आपको याद हो, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इस वर्ष में 3 नए शब्द ऐड किए गए थे भारत के संविधान में। कौन कौन से थे? In 42nd Amendment Act 1946, three words were added in our preamble: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो एक साल पहले 1975 में संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं होंगे? ये तीनों ही शब्द नहीं थे। तीनों में देखिए ऑप्शन में क्या नहीं है, फ्रेटर्निटी बंधुत्व तथा संप्रभु सोवरेन भी था, समानता यानी इक्वालिटी भी था, अखंडता नहीं था। इन 3 शब्दों में से एक शब्द ऑप्शन में नहीं है आपके, तो यही था, इंटीग्रिटी शब्द है ये। नेक्स्ट वन देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही वाला चुनना है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां पूछा सही है वाले बताने हैं आपको। अभी भी देखा है पिछला क्वेश्चन, सोशलिस्ट और सेकुलर 3 शब्द थे, यहां 2 शब्द की बात की गई है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन 2 शब्द के बारे में ही बात सच होनी चाहिए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, जब 1950 का संविधान लागू हुआ था, ये उसमें शामिल नहीं थे, उसके अंग नहीं थे, ये तो 1976 में आए थे, तो ये तो सही हो गया। उक्त शब्द 1977 में ऐड किए गए थे, नहीं 1976 में ऐड किए गए थे। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, नहीं 1976 के ही द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये बात गलत है क्योंकि ये अब संविधान की प्रस्तावना के अंग है। नेक्स्ट वन, इसका आंसर क्या हुआ? पहले वाला। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका क्रम बताना सही। डायरेक्टली कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपको याद होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये याद है तो आप ऑप्शन डी कर लेंगे। पहले अपने दिमाग में उसको रिसाइट करिए, रीड करिए। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी का मतलब यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्रात्मक है ये शब्द का मतलब, ठीक है, और गणतंत्र तो है ही इसमें शामिल। तो ये है प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब सार्वभौम पहले ही लिखा हुआ है, संपूर्ण यानी सार्वभौम या यूनिवर्सल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, नेक्स्ट वन देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ये सार्वभौमिकता या यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने माना है? ये किसने कहा था स्टेटमेंट? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इतिहास की PDF आपके पास होंगी, उसके लिए पासवर्ड आपको कितनी बार बताया हुआ है याद रख लीजिए। किसी भी
किसी भी फाइल पर आपको पासवर्ड मिलता है तो उसमें IRSHAD इरशाद सर, यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया है, इसमें दो ही लेटर हैं, एक तो ये वाला कैपिटल है और ये वाला कैपिटल है। बाकी जितने भी लेटर्स हैं इसमें ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये सब स्मॉल हैं, ये सब छोटे आपको एंटर करने हैं, कोई स्पेस नहीं देना है। इसमें I और S सिर्फ कैपिटल हैं, इसमें ये वाला I और ये वाला S ही कैपिटल हैं, ठीक है। ये पासवर्ड है जो PDF आपके ओपन नहीं हो रहे हैं, बार बार पूछते हैं आप, उसमें लिख भी दिया जाता है तब भी देखते नहीं हैं बस आप लोग। उन PDFs को रेफरेंस मान करके पढ़िए, एडवांस में ही दे दिए गए हैं आपको। सवाल अगला देखिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आमुख मतलब उद्देशिका को ही बोल रहा है, इंट्रोडक्शन को उसके। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित की गई हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय, इसमें बात करेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों को लक्षित करता है, तो ये तो सही है, दो ही बता रखे तब भी ठीक है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करता है, अवसरों की भी समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी चारों हो जाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा लास्ट वन, सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? अभी देखा था ये हमने, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट अगला देखिए, समाजवादी शब्द जो है, जो सोशलिस्ट है शब्द, इस सोशलिस्ट शब्द को जो है उद्देशिका में कब ऐड किया गया था? तीन शब्द ऐड किए गए थे, इसमें एक ही का जिक्र कर लिया है इसने। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, वर्ष 1976 में हुआ था। ये डेट्स, ये चीज़ें बार बार इसलिए आपको लिखी जाती हैं स्क्रीन पर, बार बार आपकी आंखों के सामने है, आप उनको सुने और आपको याद रहे लॉन्ग लास्टिंग। सवाल अगला देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, तो ये तो अभी उद्देशिका में बताया गया था इसको, और ये कुछ कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं ऐसे ही बार बार पूछे हुए हैं, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है इनको, ठीक है। तो इससे क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके सामने, या आपको याद भी होंगे। कौन सा शब्द शामिल नहीं था? समाज, देखिए संविधान की उद्देशिका में नहीं था का मतलब 26 जनवरी 1950 को नहीं था, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, ये दोनों शब्द नहीं थे। एक अखंडता नहीं था, ऑप्शन में ही अखंडता, तो ये दोनों शब्द इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों शब्द नहीं थे। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शंस फ्रेम करेगा तो इसका आंसर होगा ए और बी नहीं थे। ओह, इस सवाल को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो सवाल पढ़ने में कैसे गलती होती है, जैसे अभी यहाँ हम कर रहे थे, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। अभी वर्तमान की पूछ रहा है ये, ठीक है, वर्तमान की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये तीनों शब्द आपने अभी सुने हैं, तीनों शब्द आपने सुने हैं। कौन कौन से शब्द? समाजवादी भी है प्रेजेंट, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। लोक कल्याण शब्द का जिक्र नहीं किया गया है संविधान की उद्देशिका में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये तो शामिल है। अगला देख, सवाल नंबर अगला और आखिरी हो सकता है ये, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, न्याय, यानी टोटल नंबर होते हैं 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट वन है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भावात्मक या भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? सेकुलर शब्द का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आप कहेंगे भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, यहाँ ऐसे आप आंसर कैसे करा सकते हैं? यानी भारत में बहुत सारे धर्म हैं और भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर की स्वतंत्रता देता है, इसलिए उसकी नज़र में कोई भी धर्म स्पेशल नहीं है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। और हमारा देश का संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, पूछा भी हुआ है। तो भारत में स्टेट का, इसको ध्यान रखेंगे, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में बहुत सारे धर्म हैं। ये दोनों बातें सत्य हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा आज का। भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? अब ऐसा पूछा जाता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें कुल कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें कुल एक बार ही संशोधन किया गया है। जब से संविधान बना है एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो वर्ष 1976 में हुआ था। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था,
1976, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये कई बार बता चुके हैं आपको, प्रश्न बनता है, बार बार बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्देशिका पे जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। और अब हम जो है डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को। आज एक करंट अफेयर्स की क्लास आएगी और जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर आपकी साइंस की क्लासेस आएंगी। ठीक है, और एसएसटी की क्लासेस अब आएंगी आपकी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और ये पीडीएफ आपको मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के ये क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक किया हुआ यही पीडीएफ है, सेम ये मिल जाएगा आपको। चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अब शुरुआत हो गई है तो अब ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसको अब हम कंप्लीट करके ही हटेंगे इस कोर्स को अब। थैंक यू सो मच।